डेरिवेटिव चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा या पढ़ तो लिया पर सवाल नहीं बन रहे, टेंशन नॉट। आज के इस वीडियो में पूरा बेसिक से इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए ना, उन सबको सॉल्व करते हैं और केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है वो भी देख लेते हैं। मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके जितने शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं वो सब इस वीडियो में बताए हैं और हर साल जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं ना, उनको तो स्पेशली सॉल्व करवाया है। तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो और अपने 9 मार्क्स एंश्योर कर लो, गारंटीड। सो स्टूडेंट्स, इस वन शॉट वीडियो में हम केवल 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, increasing decreasing functions, maxima and minima of a function and some real life word problems using these concepts, ठीक है। तो बेसिकली तो 3 ही टॉपिक है, चौथा तो बस उसका एप्लीकेशन है, राइट। तो इस चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज? वेल, इसका बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले, प्री बोर्ड तो आपने दिया ही होंगे, है ना। तो एक बात बताओ, जब प्री बोर्ड में जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे आपके पेपर लिखने की स्पीड इंक्रीज होती है कि नहीं होती है? और एंड में तो हमारी हैंड राइटिंग कुछ यूं हो जाती है कि टीचर पढ़ पाए तो बड़ी बात है ना। तो बेसिकली टाइम के साथ साथ हमारी राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो वो क्या है? इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ आवर हैंड राइटिंग, है ना। सिमिलरली अगर आपके फ्रेंड का बर्थडे है तो आप जाके उसके घर को डेकोरेट करने में उसकी हेल्प करते हो, तो बैलून फुलाते हो, है ना, क्योंकि बर्थडे बैलून के बिना बर्थडे कैसा। तो उस बैलून को जब आप फुलाते हो तो बेसिकली उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है ना, टाइम के साथ साथ एंड आपके एयर प्रेशर के साथ साथ। तो वो क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बैलून, है ना। और जब हम बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई नहीं करते हैं तो मम्मी की चप्पल भी बड़ी स्पीड से उड़ के आती है हमारे ऊपर। तो उस चप्पल का स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, राइट। सो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम कि वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो वेलोसिटी जो है ना, इट इज सिंपली डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। और अगर इतना कुछ आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप सिंपली लिख सकते हो दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट ds by dt। नाउ व्हाट इज d? d here denotes a delta change, a very small change जब हमें instantaneous velocity निकालनी होती है ना। तो delta change in the displacement with respect to time, यानी अगर हम दो टाइम पे, दो बेसिकली डिफरेंट टाइम्स पे अगर हम रिकॉर्ड करते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल t2 एंड t1 टाइम पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना डिस्प्लेसमेंट s2 एंड s1, सो आवर वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, है ना। सो व्हाट इज वेलोसिटी? कोई आपसे पूछे डेफिनेशन तो इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। एंड दैट इज व्हाट दिस टॉपिक इज। बेसिकली अगर आपका कोई क्वांटिटी है y एंड इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x such that this y is nothing but a function of x। तो बेसिकली y जो है वो और कुछ नहीं, एक ऐसा क्वांटिटी है जो x क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, जिसे हम y is equal to fx से डिनोट करते हैं। So the rate of change of y with respect to x will be what? It will be nothing but dy by dx, है ना, which will be denoted as f dash x, यानी जो भी आपका फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। Now what is this dy by dx? हमने कितने सारे चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया ना dy by dx के बारे में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी यूज कर लिया, 3D ज्योमेट्री में भी कई जगह देख लिया और भी दूसरे चैप्टर से बहुत जगह देख लिया। तो बेसिकली इसका बेसिक मतलब क्या होता है? इसका बेसिक मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है, यानी कि किस रफ्तार से वो बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वो किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ अ बॉडी, है ना। सिंपल था डेफिनेशन। नाउ अब हमेशा तो जरूरी नहीं ना कि हमारा जो y है वो x पे डायरेक्टली डिपेंड करो। आप बोलोगे मैम ये तो बहुत आसान कहानी हो गई कि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, आपने y का डेरिवेटिव निकाला तो आपको मिल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बट जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा y जो है वो डायरेक्टली x पे डिपेंड करे। यस, कभी कभी इनडायरेक्टली भी डिपेंड करेगा। कैसे? सपोज देयर इज अ फंक्शन वेयर x इज डिपेंडेंट ऑन अ फंक्शन t of t and y is also dependent on a function of t। कुछ याद आ रहा है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमने पढ़ा था चेन रूल जैसा कुछ, है ना। तो चेन रूल बेसिकली ये कहता है कि अगर x जो है वो फंक्शन ऑफ
बेसिकली वो t पे डिपेंड कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में निकाल लो, यानी dx by dt निकाल लो, सो इट विल बी नथिंग बट f डैश ऑफ t वट एवर योर फंक्शन इज। सिमिलरली आप कह रहे हो कि y भी जो है वो एक t का फंक्शन है, सो याद है पैरामेट्रिक फॉर्म वाले फंक्शन हमने पढ़े थे, है ना, तो वही सेम काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि dy by dt निकाल लिया हमने, विच इज अगेन f डैश ऑफ t। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए the rate of change of y with respect to x, so what will it be, it will be nothing but dy by dt divided by dx by dt। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आप ऐसे देखोगे जहाँ पे y जो और x जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बट हाँ उनका एक मीडियोकर एक भाई भाई दोस्त है उसका, कि इसका भी दोस्त है उसका भी दोस्त है, और वो दोनों, तो वही होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली dy बाई dt का भी रिलेशन है, dx और dt का भी रिलेशन, तो dy बाई dx का भी कुछ तो रिलेशन होगा ही, डायरेक्ट बन जाएगा ही, तो वही हमने यहाँ पे किया, dy बाई dx हमने निकाला यूजिंग चेन रूल। तो ये तो हो गए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, अभी मैंने उसको आपका लिटरल सेंस भी बता दिया कि होता क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी, है ना। अब आते हैं हम बेसिकली उसके एप्लीकेशन में, कि आप अपने रियल लाइफ में ऐसे कॉन्सेप्ट का कभी सच में यूज करते भी हो क्या, जो इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट हम मैथ से पढ़ते हैं उसका यूज क्या है, क्यों पढ़ते हैं, अरे कुछ तो एप्लीकेशन होगा ना उसका, हाँ भाई है उसका एप्लीकेशन, चलो सीखते हैं। मान लो आपको बोला कि आपके पास एक सर्कल है, छोटू साहब, ये सर्कल क्या हो सकता है, ये सर्कल आपका बलून हो सकता है, ये सर्कल आपका बॉल हो सकता है, कभी कभी फुटबॉल जब आप खेलने आते हो तो हवा भरनी पड़ती है ना, अगर वो थोड़ा सा ढीला हो जाए, थोड़ा सा उसमें हवा कम हो जाए तो अच्छे से उड़ता नहीं है फिर बॉल, है ना, मजा नहीं आता किक मारने में। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल को एज्यूम कर रहे हैं और हमें बोला गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करो पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है। तो अगर इस सर्कल का जो एरिया जो है वो बढ़ते जा रहा है, सर्कल का एरिया कब बढ़ेगा, जब आप उसका रेडियस बढ़ाओगे, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। हमें पूछा रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी डी बाय डी आर ऑफ ए का डेराइवेटिव डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया ना, एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी बता दिया कि किस पॉइंट पे आपको उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, क्योंकि रेट हमेशा बदलते रहता है, रेट इज नेवर सेम, जैसे आपके वेलोसिटी हमेशा सेम नहीं रहती ना, कभी 20 मीटर पर सेकेंड है तो कभी 30 मीटर पर सेकेंड होगी, है ना, वैसे रेट हमेशा बदलते रहता है, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो देयरफॉर किस इंस्टेंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई, अगर a का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू r तो क्या होगा, वेरी सिंपल, x टू द पावर n इज नथिंग बट n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये है हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। यहाँ पे हमने अप्लाई किया पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2r, सिंपल। नाउ दे आर आस्किंग द वैल्यू एट r इज इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे, हम r की जगह पे 5 पुट कर देंगे, सो इट विल बी 2 इंटू 5, so this is nothing but 10 pi and this is your answer, 10 pi is your answer, so the rate of change of area with respect to radius is 10 pi, सिंपल, समझ में आ गया रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब चलो देखते हैं कि पिछले कई सालों में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है पर इसके क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड आते हैं, मतलब अगर आपने एक बार ये समझ लिया ना कि क्वेश्चन में क्या दिया है फिर तो ये हलवा है, अगर वही नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या दिया है फिर बहुत मुश्किल है ये, है ना। तो चलो एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई 2017 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute, okay, and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute, okay. When x is equal to 8 and y is equal to 6, find the rate of change of perimeter and the area of the rectangle, ठीक है भाई। सबसे पहले हमें दिया क्या है वो नोट डाउन करते हैं, है ना। So हमें क्वेश्चन में दिया है कि length of the rectangle is x, width of the rectangle, the breadth of the rectangle is y, है ना। Now in the question they are saying कि आपका जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लेंथ है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में रेट आ रहा है
-5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब -5 क्यों लिया मैंने? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड मेंशन किया है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग वेलोसिटी को हम नेगेटिव में डिनोट करते हैं ना, इंक्रीजिंग वेलोसिटी को पॉजिटिव में डिनोट करते हैं ना, वैसे ही एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, तो वैसे यहाँ पे डिक्रीजिंग लेंथ को हम नेगेटिव में डिनोट करेंगे, राइट? सिमिलरली सो बेसिकली dl by dt क्या है? dl by dt हो गया हमारा dx by dt, क्योंकि लेंथ इज नथिंग बट x। सिमिलरली dy by dt यानी ब्रेथ का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ द ब्रेथ, इट इज नथिंग बट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है? अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो ये तो हो गई गिवन की कहानी। अब हम आते हैं कि पूछा क्या है। तो हमसे पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का बाउंड्री का लेंथ होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस विड्थ। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dp बाई dt। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, ठीक है? सो 2 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt हो जाएगा। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, चलो उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ dx बाई dt क्या है? इक्वेशन नंबर 1 से -5, इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग dy बाई dt है +4, सो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ -5 +4 -1, सो दिस इज नथिंग बट -2, एंड ये है हमारा आंसर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज -2। सिमिलरली पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था मैंने आपको। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करो, यानी कि dx बाई dt, उसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dt, उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। अब dx बाई dt क्या है? -5 इंटू वाई, dy बाई dt क्या है? +4 इंटू एक्स, तो ये आ गया हमारा -5y + 4x। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो y और x के टर्म्स में आ रहा है, इसके बाद क्या करें? टेंशन नॉट, क्वेश्चन में x और y की वैल्यू दी गई है। x इज 8 सेंटीमीटर, y इज 6 सेंटीमीटर। लेट अस पुट इट हियर। सो -5 इंटू 6 + 4 इंटू 8 इज बेसिकली 6 5 30, 8 4 32, 32 minus 30 is 2, and 2 is nothing but dA by dt. दिस इज योर आंसर। हाईलाइट करके डब्बे में डाल के छोड़ देना, आपको मिल गए 4 मार्क्स। यस 4 मार्क्स मिल गए आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके अगला सवाल। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये कई बार रिपीट हो चुका है पिछले कुछ सालों में, और अगर क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी से तो काफी चांसेस हैं कि मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जरूर आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम, ठीक है? आप ऑब्जर्व करो, मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है? हर क्वेश्चन अलग अलग करवा रही हूँ मैं, ताकि आपको आइडिया मिलता जाए कि कितनी वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? अब सीबीएसई 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल कॉस्ट अगर हम एक CX फंक्शन से डिनोट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है ये समथिंग समथिंग समथिंग, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब यूनिट क्या है वो भी यहाँ पे बता दिया है, x इज बेसिकली द यूनिट, और क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू जब x की वैल्यू है 3, ठीक है भाई? दूसरी चीज क्या बोली? वेयर मार्जिनल कॉस्ट से हमारा मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। वाह सीबीएसई कितना अच्छा है, उसने आपके ऊपर छोड़ा नहीं है कि भैया पता नहीं बच्चे को मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। मैं उसको खुद ही से बता देता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट होता है। सो सिंपल। सो बेसिकली हमें क्वेश्चन में कॉस्ट का फंक्शन दिया है 0.005x क्यूब माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, क्योंकि आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज। सो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? c डैश ऑफ x, यानी d बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, इतना तो पता ही है आपको। चलो भाई तो डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होगा? सबसे पहले चलो मैं दोबारा से लिख देती हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 0.005x
क्यूब माइनस 0.02 स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ब्रैकेट जरूर लगा देना। चलो अब फटाफट डिफरेंशिएशन करते हैं, बहुत सिंपल है ये तो, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दो। सो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, तो 3 इंटू 0.005 एक्स स्क्वायर माइनस इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 2 इंटू 0.02 एक्स प्लस 30, 5000 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये आ गया हमारा c डैश x। अब c डैश x की वैल्यू पूछा है एट x इज इक्वल टू 3, कोई बात नहीं, हम सिंप्लीफाई करते हैं फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो c डैश x कितना आ रहा है, इट इज कमिंग 0.005 इंटू 3 0.015 एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 2 टू ज़ा 4, सो 0.04 एक्स प्लस 30। अब x के जगह पे आप 3 पुट कर दो, ठीक है, तो दिस विल बी 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर minus 0.04 into 3 plus 30. So this is nothing but 3 का square 9, 15 9 जा 9 5 जा 45, 5 carry over 4, 9 1 9, 10 11 12 13, 135. So it is 0.135 minus 4 3 जा 12, तो ये हो गया 0.12 plus 30. सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0.015 plus 30, which is nothing but 30.015. This is your answer. हलवा क्वेश्चन था इसलिए 2 मार्क्स का पूछा था। तो बेसिकली इसमें आपको पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बाकी सब कुछ तो बता ही दिया है। आसान है ना कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट भी आसान है, क्वेश्चन भी आसान पूछता है, तो टेंशन क्या है फिर। चलो अगला सवाल वंस अगेन, और हाँ इस टॉपिक से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट और एरिया का कॉन्सेप्ट। इसको नोट बना के रख लो जल्दी से यहाँ पर, ठीक है, डब्बा बना के रख लो अपने कॉपी में कि मेंस्यूरेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। मेंस्यूरेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस टॉपिक। चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट इस टॉपिक के लिए तो स्पेशली काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं। Volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of its edge is 12 centimeter? क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है dv by dt is 8 centimeter cube per second. How fast? dv by dt नहीं, dv by dt नहीं, एक सेकेंड, dv by dx मान लो, ठीक है, एक सेकेंड, it is given 8 centimeter cube per second. Now they are asking how fast is the surface area increasing when the length of the edge is given 12 centimeter. कोई बात नहीं, हमें एज का लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, हमसे क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि ds by dx क्या होगा। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब? सो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज बेसिकली, चलो वहां पे हम बाद में जाते हैं, हम पहले ये सोचते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, तो वॉल्यूम तो हमें पता है ना, तो इसका मतलब साइड का रेट ऑफ चेंज हम निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो आपको कंफ्यूजन होगा इसलिए मैंने इसको dv by dt रहने देती हूँ, ठीक है। तो हमने निकाला वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज अ क्यूब, सो इट विल बी एज का होल क्यूब, है ना, यहाँ पे कहीं पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, वॉल्यूम इज एज का होल क्यूब, और यहाँ पे एज को मैं अज्यूम कर रही हूँ a, चलेगा। चलो भाई, तो यहाँ पे बेसिकली हमें निकालना है d by dt ऑफ a क्यूब, दिस इज इक्वल टू 8 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो d by dt ऑफ a क्यूब कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इज नथिंग बट अलॉन्ग विथ da by dt, अभी da by dt को नहीं भूलने का, da by dt इज इक्वल टू 8। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। चलो अब हमें निकालना है, अब हम आ जाते हैं सरफेस एरिया के ऊपर। हमने एक रिलेशन बना लिया, हमने क्या रिलेशन बनाया, वी हैव अ रिलेशन हियर दैट dA by dt
इज 8/3a²। इसको डब्बे में डाल के रख दो क्योंकि ये काम आने वाला है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। अब आते हैं हम सरफेस एरिया का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ds/dt। नाउ व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, जल्दी बताओ। 6 टाइम्स ऑफ a², यही होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा d/dt ऑफ 6a², सो इट विल बी इक्वल टू 12a इंटू da/dt। अभी a का डिफरेंशिएशन भी तो करोगे ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज ds/dt। नाउ डू यू नो da/dt? हाँ, तो यहां से da/dt की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो बेसिकली ds/dt इज हाउ मच वी आर गेटिंग, 12a इंटू da/dt। da/dt क्या है, 8/3a², यही है 8/3a²। सॉल्व कर लो, क्या आएगा। सो a कैंसिल, वी आर गेटिंग 12 इंटू 8/3 into A. Now A is given in the question. Edge is 12 centimeter. This is our A. So we have the answer 12 into 8/3 into 12. 12 12 cancel. Answer आ गया 8/3. So basically our answer is differentiation of surface area with respect to time is 8/3. Please मेंशन करना मत भूलना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलो एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो फटाफट से, यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज, ये आपको जरूर मेंशन करना है, ठीक है। प्लीज इसको नोट कर लो कि एक मिस्टेक जो डेफिनेटली आप एग्जाम में कर सकते हो कि आपको यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज जरूर मेंशन करना है, छोड़ना नहीं है। 4 मार्क्स नहीं मिलेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बट देखोगे तो कितना छोटा है, आसान था ना। पहले वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ से da/dt का वैल्यू चाहिए था। क्योंकि जब सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन करते हैं और da/dt मिलता है तो क्या करते, अटक जाते, क्योंकि a तो पता है पर da/dt नहीं पता है ना, तो वो वॉल्यूम से निकाला और फिर da/dt में पुट किया तो ds/dt निकल गया। समझ में आया। ये इट इज नथिंग बट मेंस्यूरेशन में अगेन जो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, मेंस्यूरेशन में कि स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, उससे उसका साइड निकाला, फिर उस साइड से उस स्क्वायर का एरिया निकाला। ये काम हम हमेशा से करते आ रहे हैं ना, सेम हमने यहाँ पे भी किया। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम से हमने da/dt निकाला, फिर इसी da/dt से सरफेस एरिया का ds/dt निकाला, ठीक है, समझ गए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और दे आर इजी टू सॉल्व। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्या क्या है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में आते हैं। वंस अगेन मेंस्यूरेशन का क्वेश्चन। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड इज इंक्रीजिंग, सो सपोज कर लेते हैं हमारा साइड है s, दैट मीन्स इन द क्वेश्चन ds/dt is given 2 centimeter per second. At what rate of its area increasing when the side of the triangle is 20 centimeter? बड़ा खतरनाक लैंग्वेज लिख दिया है ना CBSE ने। So 2015 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वाह भाई वाह। ऐसा क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आ जाए, मैं तो दुआ करूंगी आपको मजे से 4 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। So ds/dt हमें दिया है, ठीक है। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा गया है da/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to time. So simple. किसको किसको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पता है? Well of course. ये 4 मार्क्स का क्यों है? आसान क्वेश्चन है लेकिन 4 मार्क्स का क्यों है? क्योंकि कई बच्चों को इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ही याद नहीं होता है। याद करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। सो da/dt क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ √3/4 साइड स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करते हैं। सो da/dt इज नथिंग बट √3/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। d/dt ऑफ s² क्या होगा, 2s इंटू ds/dt, है ना। s का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई बात नहीं। अब ds/dt आ गया, अब क्या करें, अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ds/dt, है ना, क्वेश्चन में इट इज गिवन, ds/dt इज ऑलरेडी गिवन, सो ये वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, है ना। सो अगेन da/dt इज √3/4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइड, साइड भी हमें क्वेश्चन में दिया है 20 सेंटीमीटर, सो इट इज 20 इंटू ds/dt। व्हाट इज ds/dt, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यू दी है, सब पुट कर दिया,
कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। हमें साइड का भी वैल्यू दिया है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड भी दिया है, और सिर्फ एरिया का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में द इकलौती डिफिकल्टी थी एरिया का फॉर्मूला, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। मतलब आई वंडर कि 4 मार्क्स का कैसे पूछ लिया। अच्छी बात है वैसे तो। चलो 2 2 4, 2 1 2 कैंसिल हो गया। आंसर आया हमारा √3 into 20. So differentiation of area with respect to time is 20√3 what? सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये नहीं भूलना, यूनिट नहीं भूलना। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा था। दैट्स इट, नथिंग एल्स। निकाल लिया हमने। ओके जी, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी से रिलेटेड। मैक्सिमम टाइम्स आपसे पूछा जाता है मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। सो आई विल हाईली रिक्वेस्ट यू गाइस कि बचपन से जितने भी मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले पढ़े हैं ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तीनों टाइप के ट्राइंगल, ठीक है। पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम्स, काइट, रोम्बस, तो ये तो 2 डायमेंशनल शेप्स हो गया। उसके बाद जितने 3D शेप्स है उनका भी करना। 3D शेप तो वैसे भी करोगे, है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर के लिए। तो पढ़ाई उन्हें आपने आज तक किसका किसका, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, देन स्फीयर, ऑलमोस्ट हो गया ना, इतने। इनका आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। याद कर लेना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। दूसरा, जो मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बताया वो भी काफी बार रिपीट हुआ है, तो बस ये 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो, सब बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। जैसे हमारे मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं हमारे एग्जाम्स में, है ना। तो बेसिकली नाम से ही आपको लग रहा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन इज नथिंग बट अ फंक्शन whose value keeps increasing, but with respect to what? With respect to time, with respect to 3D space, with respect to me, with respect to you, or with respect to Shahrukh Khan. We don't know. अरे we know यार। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? It says that अगर आपका कोई फंक्शन है y is equal to f of x, then we say that this y function is an increasing function for a value x1 less than x2. f of x1 is always less than f of x2. क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि मान लेते हैं मैं अपने इंटरवल में, हमेशा हम अपने इंटरवल की बात करते हैं, बोलते हैं ना कि मतलब बहुत ठेठ भाषाएं बोला जाए तो अपनी औकात में रह के हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन भी जो है वो अपने औकात में रह के बात करता है कि मेरी जो हद है, मेरी जो लिमिट है ना, मैं उसी के अंदर बात करूंगा। तो मेरी लिमिट के अंदर मान लेते हैं कि एक वैल्यू है मेरी x1, ठीक है। x1 क्या है? आवर इनपुट। सिमिलरली देयर इज अनदर वैल्यू x2, है ना, सच दैट x1 इज लेस देन x2। आप देख सकते हो नंबर लाइन में जो लेफ्ट हैंड साइड में छोटा होता है, जो राइट हैंड साइड में बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है। सो एज वी कैन क्लियरली सी दैट f ऑफ x1 क्या हुआ? दिस इज f ऑफ x1 एंड this point is f of x2. So clearly we can see that when x1 is less than x2, f of x1 is less than f of x2. मतलब जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे मेरे fx की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे मेरे y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। NCERT इनको बोलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, कि सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, बीच में रुकेगा भी नहीं, ना झुकेगा ना रुकेगा ये पुष्पा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आते हैं सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। वो क्या होंगे? वंस अगेन डोंट यू थिंक इट विल हैव अ वेरी सिमिलर डेफिनेशन कि फॉर एवरी x1 लेस देन x2, ठीक है, आवर f of x1 is greater than f of x2। कैसे? चलो भाई देखते हैं। तो मान लेते हैं वंस अगेन हमने 2 वैल्यूज ले ली, यहाँ पे ये x1 है हमारा, ये x2 है हमारा, ठीक है। तो क्लियरली x1 जो है वो x2 से छोटा है, x1 जो है वो x2 से छोटा है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में सब छोटे होते हैं, है ना। पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज f of x1 एंड नीचे आ रहा है f of x2। सो f of x1 जो है वो x2 से बड़ा है, यानी कि जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू बढ़ रही है,
हमारे एफ एक्स की वैल्यू घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि अगर रियल लाइफ में एग्जांपल सोचे तो हम, अगर हमें एक पहाड़ चढ़ना है, देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में ना पहाड़ सबसे ज्यादा काम आते हैं। इस पूरे चैप्टर में पहाड़ों का एग्जांपल आप ले सकते हो इफ यू आर अ माउंटेन लवर, ओके। तो बेसिकली ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, अब कभी माउंटेन्स में गए होगे कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं ना, ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो वैसे ही हो गया हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, कि जैसे जैसे हमारा एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, हमारा ऑक्सीजन कम होता जाएगा, हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। और बेसिकली अगर आप इसी को इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में सोचो तो इट्स लाइक कि जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ते जाते हो आपका सी लेवल से डिस्टेंस बढ़ते जाता है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन इज लाइक योर डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, है ना। एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इज लाइक योर ऑक्सीजन का लेवल, O2 का लेवल, ठीक है। पहाड़ चढ़ने से क्या होता है ऐसे याद रख लेना आप, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, समझ में आ गया। अब आप सोच रहे हो मैम ये स्ट्रिक्टली वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलने से काम नहीं चलेगा क्या, चल जाएगा। बेसिकली एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने 4 तरीके के फंक्शन बताए आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो कि कतई कंफ्यूजन वाला होता है टॉपिक, है ना, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फर्क होता है भाई। वेल फर्क इतना होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब सिर्फ इंक्रीज होगा और इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज भी होगा और कांस्टेंट भी हो सकता है। अब ये तो कंफ्यूजिंग हो गया, तो उस डेफिनेशन को हटाते हैं, हम अपना सिंपल सा डेफिनेशन बनाते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एक ही चीज है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग एक ही चीज है। हम बोलेंगे इसको नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये क्या होता है, वंस अगेन जब आप पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हो तो चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, ठीक है, थक गए, कभी तो थकोगे, है ना, प्यास लग गई, मान लो भूख लग गई, तो थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं भाई। बेयर ग्रिल्स भी रुक जाता है जब मैन वर्सेस वाइल्ड वो पहाड़ चढ़ता है ना, भले ही उसको सांप बिच्छू खाने ही क्यों ना मिले, बट कुछ तो खाता ही बेचारा रुक कर। तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते हम रुक गए, उसके बाद जब खा पी लिया, थोड़ा सो लिया, थोड़ा आराम कर लिया, फिर उसके बाद फिर हमने पहाड़ चढ़ा। तो देखा जाए तो हम पहाड़ चढ़ रहे हैं ना, हम जा तो ऊपर ही रहे, है ना। तो हुआ तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ ही, लेकिन इस ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट भी था, एक ऐसा इंटरवल था विच वाज कांस्टेंट, जहां पे ग्राफ इंक्रीज नहीं हो रहा था हमारा, जहां हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, ऊपर नहीं जा रहे थे हम। तो ऐसे ग्राफ को, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग क्यों बोला, लॉजिक लगाओ यार, कि नॉन डिक्रीजिंग का मतलब डिक्रीज नहीं हो रहा है। हाँ भाई, डिक्रीज, अगर इंक्रीज हो रहा है तब भी हम बोलेंगे डिक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है तब भी हम बोलेंगे डिक्रीज नहीं हो रहा है। समझ में आया। तो अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट है फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम, हम उसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। सिमिलरली नॉन इंक्रीजिंग क्या होगा कि पहाड़ से हम उतर रहे उतर रहे उतर रहे, थक गए, थोड़ा सा इंतजार किया, फिर पहाड़ से हम उतर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉन इंक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज तो हो रहा है पर कुछ टाइम के लिए नहीं भी हो रहा है, पर हाँ इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। मतलब वापस तो मैं पहाड़ नहीं चढ़ रही, एक बार चढ़ गई तो मैं तो अब सीधे उतरूंगी, घर जाऊंगी, थक गई मैं, है ना। तो वापस तो मैं नहीं चढ़ रही। तो नॉन इंक्रीजिंग तो डेफिनेटली है, बट हाँ डिक्रीजिंग है कि नहीं वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइम इंटरवल की आप बात कर रहे हो। समझ में आ गया सबको कि व्हाट इज नॉन डिक्रीजिंग एंड नॉन इंक्रीजिंग। अब आप खुद सोचो कि कब डिफाइन करोगे आप नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग। वेरी सिंपल, फॉर एवरी x1 लेस देन x2, इफ माय f of x1 is less than equal to f of x2, then it is non decreasing। वेरी सिंपल है ना, कि या तो f of x1 लेस देन f of x2 हो, है ना, यानी इंक्रीज हो रहा हो, या तो इक्वल हो, मतलब मान लो मेरा x1 है -2 और मान लेते हैं मेरा x2 है +2, तो देखा जाए तो x1 और x2 दोनों ही वैल्यू में मेरा फंक्शन सेम आ रहा है। x1 और x2 पे दोनों में fx की वैल्यू सेम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है ना। तो ये इक्वल टू जब ऐड हो जाता है तो हम उसको नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं। सिमिलरली नॉन इंक्रीजिंग कब होगा, फॉर एवरी x1 ग्रेटर देन x2, f of x1 less than x2, sorry, x1 less than x2, f of x1 is greater or equal to f of x2। याद रहेगा सबको, this is non increasing, this is non decreasing function। ठीक है, समझिए, क्लियर है सबको। अब इतनी टेंशन मत लो, एग्जाम में ना आपको इतना एग्जैक्टली पकड़ के नहीं बोलता है नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, वो इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आपको बेसिकली एग्जाम में आज तक ना सिर्फ
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में पूछा गया है, तो उसकी ज्यादा टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है, कि क्या इट्स वर्ड, किस टाइप का वर्ड यूज करेगा सीबीएसई, उसकी टेंशन मत लो। चलो अब एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अब देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग बोल दिया, तो हमें सिंपली क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है फॉर एवरी x1 लेस देन x2 f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। सो इट इज गिवन दैट f ऑफ x इज 3x प्लस 17। इसका प्रूफ करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपको जो इंटरवल दिया है ना, वो पूरे रियल नंबर का इंटरवल दे दिया। मतलब आपको इंटरवल्स के ऊपर ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बहुत नंबर्स है हमारे पास। तो हम सिंपली क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम शुरुआत ही करेंगे लेट x1 लेस देन x2 से। क्यों? अब हमें बेसिकली प्रूफ करना है कि 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 17 ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। इसमें जब x1 x2 पुट करते हैं तो ये वाला रिलेशन फॉलो होता है, ठीक है। चलो भाई, अब एक बात बताओ, अगर x1 लेस देन x2 है तो क्या 3 टाइम्स ऑफ x1 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ x2 होगा? ऑब्वियसली, चाहे नेगेटिव नंबर लो चाहे पॉजिटिव नंबर लो, अगर 3 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिलेशन चेंज नहीं होता है। जब हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते हैं तभी रिलेशन चेंज होता है ना। सिमिलरली, अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ x1 में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्लस 17 कर दूं, तो प्लस 17 कर दूं, और 3 टाइम्स ऑफ x2 में प्लस 17 कर दूं, तो क्या रिलेशनशिप चेंज होगा? नहीं होगा। अगेन, अगर आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ ऐड कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज right now we are assuming that 3 times of x1 is less than 3 times of x2, so obviously 17 ऐड करने से भी सेम रिलेशन रहेगा। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, 0 1 -1 -2, कोई भी एग्जांपल लेके आप देख लो। now what is 3 times of x1 plus 17? this is nothing but f of x1. what is 3 times of x2 plus 17? this is nothing but f of x2. hence proved that it is an increasing function. so आपको क्या लिखना है, आप इसके बाद सिंपली एक लाइन में लिख सकते हो, since f of x1 is less than f of x2, this implies that it is an increasing function. अपनी भाषा में लिख देना, अपनी भाषा में लिखना, कोई रटने की जरूरत नहीं कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस ही लिखना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ना ब्रैकेट में आप लिख सकते हो where x1 x2 belongs to r, क्योंकि आपको आपका लिमिट बता दिया है रियल नंबर्स, ठीक है। ओके, चलो भाई, तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने ग्राफिकली समझ लिया, रियल लाइफ एग्जांपल लेके भी समझ लिया। अब हर बार तो जिंदगी में हमें ग्राफ नहीं मिलेंगे, है ना, तो कोई मैथमेटिकल तरीका भी होना चाहिए उसको प्रूफ करने का कि दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, तरीका होता है, और इसके लिए काम आता है एप्लीकेशन ऑफ डेराइवेटिव। डेराइवेशन का एप्लीकेशन है ये, ठीक है। किस टाइप का एप्लीकेशन है? ये बोलता है कि अगर आप डिफाइन कर रहे हो किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग, ठीक है, सो इफ f ऑफ x इज इंक्रीजिंग देन f dash x will be greater than 0. if you are defining a function as decreasing then f dash x will be less than 0. ठीक है। now what is f dash x? derivative. fx का derivative will be greater than 0, fx का derivative will be less than 0 for decreasing function, ठीक है। बट यहाँ पे एक नोट करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए, ठीक है। एंड दैट इज, दिस इज ओनली ट्रू फॉर fx equals to 0 at only certain points. इसका क्या मतलब है? चलो पहले मैं आपको इस ग्राफ को समझाती हूँ। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे ना तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, लेकिन आपको ये भी दिख रहा है कि एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ x इज 0, है ना। तो आप बोलोगे कि मैम ने तो बोला था f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, हाउ कैन इट बी इक्वल टू 0? तो बेसिकली यस, इट कैन बी इक्वल टू 0 बट ओनली एट सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक हैशटैग नोट बना लेना है कि प्रोवाइडेड f ऑफ x इज इक्वल टू 0 ओनली एट फ्यू पॉइंट्स, यानी एक आध पॉइंट पे 0 होगा तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली, तो अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग में भी एप्लीकेबल होगा, बट नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंट हो जाता है, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में भी f डैश x जो है ग्रेटर देन 0 होता है, बट
यहाँ पे एक इशू आता है, यहाँ पे इशू ये आता है कि एफ डैश एक्स जो है ना, इट इज इक्वल टू 0 इन एन इंटरवल। वो पूरे इंटरवल में 0 होता है, यानी x1 से लेके x2 तक पूरा जो हमारा एक क्लोज्ड इंटरवल है, उस पूरे इंटरवल के बीच में 0 है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर पूरे इंटरवल के बीच में 0 हो रहा है तो हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, हम उसे नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे। सिमिलरली अगर हमारा एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आ रहा है एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 इन एन इंटरवल नॉट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे नहीं, पूरे इंटरवल में ही वो 0 आ रहा है, तो ऐसे पॉइंट पे ऐसे ग्राफ को मैं फिर नॉन इंक्रीजिंग बोलूंगी, मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकती। क्लियर है? ठीक है, एक पॉइंट पे 0 है तो चल जाएगा, इग्नोर मान लेंगे, पर पूरे एक लंबे दौरान के लिए अगर वो 0 है तो फिर हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोलते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चलो अब इस क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट है, आपको पहले ही बता दिया गया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है और आपसे पूछ रहा है द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग। कहानी बदल गई, पहले इंटरवल देता था और पूछता था इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अब आपको पहले ही बता दे रहा है इंक्रीजिंग है बट पूछ रहा है इंटरवल क्या है। तो बेसिकली जब भी आपको इंटरवल निकालना होता है ना, तो आपको और कुछ नहीं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करके आपको x के पॉइंट्स निकालने होते हैं फॉर डिवाइडिंग योर, फॉर फाइंडिंग बेसिकली इंटरवल पॉइंट्स। ठीक है, आई नो अभी समझ नहीं आ रहा होगा, सॉल्व करते हैं, सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, f डैश x, क्योंकि उसी से हम प्रूव करेंगे कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है ना। तो f डैश x क्या होगा, 2x माइनस 4। ना मैंने क्या बोला, अगर आपको इंटरवल पॉइंट्स निकालने हैं तो f डैश x को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो टू फाइंड आउट, to find interval points, put f dash x is equal to 0, so we get x is equal to 4 by 2 is equal to 2। तो ये आ गया हमारा इंटरवल पॉइंट। अब इंटरवल पॉइंट से हमें क्या करना है, बेसिकली आपको बनाना है नंबर लाइन। नंबर लाइन आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटरवल पॉइंट मिला है आपको 2, तो ये हमने 2 को ड्रॉ कर दिया। अब बेसिकली आप देख सकते हो कि आपकी जो पूरी नंबर लाइन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक है 2 से इन्फिनिटी, एक है माइनस इन्फिनिटी से 2। अब आपको डिसाइड करना है कि इन दीज टू इंटरवल्स योर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। सो व्हाट इज योर एफ डैश एक्स, यहाँ पे मैं थोड़े डिफरेंट कलर से आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि f डैश x की वैल्यू है 2x माइनस 4। सो फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 2 मतलब 2 से छोटी जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो f डैश x विल बी लेस देन 0, एंड 2 से बड़ी हम जब भी वैल्यू पुट करेंगे 3 4 5 कुछ भी, तो f डैश x विल बी ग्रेटर देन 0, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। देयरफॉर in interval 2 comma infinity our fx function is increasing, वो increase हो रहा है क्योंकि f dash x greater than 0 आ रहा है। इस तरीके से हम चेक करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ऑल राइट, चलो भाई, 2 मार्क्स का पूछा गया था आपको ये प्यारा सा क्वेश्चन, जिस सिमिलर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा वैसे तो। सो इट इज सेइंग दैट शो दैट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें एक बड़ा सा इंटरवल हमें बता दिया, प्रूफ करने बोला है कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें इंटरवल वगैरह नहीं निकालना है। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो एफ एक्स इज गिवन x माइनस 1 इंटू ई टू द पावर x प्लस 1। सबसे पहले हम निकालेंगे f डैश ऑफ x, क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो दूसरे टर्म की डिफरेंशिएशन से। सो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस पहले टर्म का डिफरेंशिएशन। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं और एलैबोरेट करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, सो d बाय डी एक्स
ऑफ e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 इंटू e टू द पावर x. 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया. ठीक है. So d by dx of e to the power x is e to the power x into x minus 1 plus d by dx of x minus 1 is 1. So 1 into e to the power x. So here we get e to the power x into x minus e to the power x plus e to the power x. ये cancel हो गया. So we get basically this f dash x is equal to e to the power x into x. अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. किस इंटरवल में? x ग्रेटर देन 0 में. तो जस्ट नाउ वी हैव सीन कि f dash x is x into e to the power x. Now simply you can write that for all x greater than 0 x into e to the power x is greater than 0. कुछ भी पुट कर लो. x into e to the power x में 1 2 3 4 5 6 100 200 कुछ भी पुट कर लो ग्रेटर देन 0 वैल्यू, तो हमेशा ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा. दिस इंप्लाइज दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0. देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन. बस यही था 2 मार्क्स का क्वेश्चन. ठीक है. अगला सवाल अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन. It is given that show that this function is increasing on the interval r. Very simple. Once again, fx is given as x cube minus 3x square plus 6x minus 100. सबसे पहले हम find out करेंगे f dash of x. So it is 3x square minus 3 2 is 6x plus 6. अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब हमें ये प्रूफ करना है कि 3x square minus 6x plus 6 is increasing function, is greater than 0. कैसे प्रूफ करें कि ये ग्रेटर देन 0 है? तो समहाउ इस फंक्शन को हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि देखने में ये ग्रेटर देन 0 लगे. तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, सिंप्लीफाई करो इसको. जैसे हमने 3 कॉमन निकाल लिया, आया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. ठीक है. नाउ इसमें मैंने एक सोचा चलो एक घपला करके देखती हूँ. मैं करती हूँ +1 -1. क्यों किया मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 ऐसे लिख दूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज व्हाट? x माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 हो गया 1, है ना. अब आप एक बात बताओ, क्या आपको f dash x greater than 0 लग रहा है? Yes. How come? So you can simply write that for all x belonging to real numbers, x minus 1 का whole square will always be greater than 0. होगा कि नहीं? किसी भी नेगेटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. दिस इंप्लाइज दैट 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा. ऑब्वियस ही बात है यार. अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो वो लेस देन 0 थोड़ी हो जाएगा, उसका साइन थोड़ी बदल जाएगा, रहेगा तो ग्रेटर देन 0 है. दिस इंप्लाइज दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0. हेंस हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है. ठीक है. तो आपको फंक्शन को कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना होगा कि आप प्रूव कर सको कि उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी. ठीक है. All right, so yeah, so hence we have proved that f dash x is greater than 0. Therefore f of x is an increasing function. That's your answer. Complete. एक और एग्जाम्पल करते हैं. इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है 6 मार्क्स के लिए. यस. अब ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको देखो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये तो प्रूफ करना आसान है, पर अगर बोल दिया कि इंक्रीजिंग और पूछ लिया कि इंटरवल निकालो, उल्टा. इंटरवल दिया है इंक्रीजिंग प्रूफ करो, इंक्रीजिंग दिया है इंटरवल प्रूफ करो. तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट करके देखो बहुत आसान लगेगा, है ना. सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है? हमें दिया है f ऑफ x 20 माइनस 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब. हम कुछ नहीं करते हैं, हमें तो सबसे पहले f डैश x निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग दोनों के लिए हमें f डैश x की जरूरत है. तो f डैश x इज इक्वल टू 20 का डिफरेंशिएशन 0
-9x is -9, 6 2 ज़ा 12x, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, -9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9, ये हो गया f डैश x। ठीक है, अब हमें निकालना है इंटरवल। इंटरवल के लिए मैंने आपको क्या बोला था, इंटरवल पॉइंट्स निकालने के लिए आपको f डैश x को 0 पुट करना होगा। तो टू गेट इंटरवल पॉइंट्स हम पुट करेंगे -9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो, इसको क्या आएगा, 9 जो है वो राइट हैंड साइड में चला गया, 0 हो गया, माइनस साइन को भी भेज दिया, तो बच रहा है x स्क्वायर माइनस, अच्छा 9 नहीं 3 से डिवाइड करेंगे ना हम, वेट, ओ या ऐसा करते हैं, इसी पेज में कर लेते हैं। सो -3 कॉमन ले लिया, अगर मैं -3 कॉमन ले लूं तो बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12x एंड प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया है ना, -4x प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 0। तो ये बन रहा है हमारा इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यही बन रहा है। हाँ, अब हमें क्या निकालना है, इंटरवल पॉइंट्स निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो 3 3 ज़ा 9 एंड वी हैव टू गेट 4, सो 4 and 9, 3 से नहीं आएगा, 6 से नहीं आएगा, एक सेकेंड, I am so sorry. Now this is another mistake guys which you should not do in your exam. तो एक यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं एंड दैट इज कि 3 है ही नहीं x क्यूब के साथ क्वेश्चन में, है ना। तो कई बार ऐसा ये वाली गलती भी हम कर लेते हैं कि क्वेश्चन ही गलत उतार लिया, फिर तो पूरा सोल्यूशन रॉन्ग ही होना है, सो सॉरी। तो there is no 3 here, by mistake it was written. So now let us again find out f dash x. So f dash x is -9 plus 6 2 are 12x minus 3x square. हाँ, अब सही है। अब हम इसको 0 पुट कर देंगे to get interval points, -9 plus 12x minus 3x square is equal to 0. 3 कॉमन ले लिया तो we get -3 कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 and x square is equal to 0. So now finally we get x square minus 4x plus 3 is equal to 0. Now this is quadratic equation. Let's simplify it. X square minus 3x minus 1x plus 3 is equal to 0. X common लिया, x minus 3 minus 1 common लिया, x minus 3 is equal to 0. So x minus 3 into x minus 1 is equal to 0. This implies that x is equal to 3 और x is equal to 1. ये हो गए हमारे इंटरवल पॉइंट, बट आंसर यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको बनाना है अपनी नंबर लाइन, कहाँ से कहाँ तक, -∞ से +∞ तक, और आपके जो इंटरवल पॉइंट्स है उसको प्लॉट करना है। तो यहाँ पे आएगा मेरा 1 और यहाँ पे आएगा मेरा 3, प्लॉट कर लिया। इसके बाद आपको 3 इंटरवल दिख रहे हैं, एक होगा 3 से ∞, 1 से 3, -∞ से 1। अब आपको 1 by 1 मेंशन करना पड़ेगा कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और व्हाट, है ना। नंबर लाइन बनाई, यहाँ दोबारा बना देती हूँ आपके विजुअलाइजेशन के लिए। -∞ से +∞ तक वी हैव 1 and 3। तो फॉर ऑल x लेस देन 1, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो f डैश x क्या होगा, सोचो। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो -3 का नेगेटिव साइन, x -1 1 से छोटी वैल्यू है तो ये भी नेगेटिव होगा। अगेन यहाँ पे
मान लो 1 से छोटी वैल्यू पुट कर रहे हो, 0 पुट कर रहे हो, -1 पुट कर रहे हो, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव माइनस साइन आएगा एफ डैश एक्स का, है ना। उसी तरीके से 1 से 3 के बीच में जितनी वैल्यूज है, सो -3 का नेगेटिव साइन, ठीक है। x -1 में क्या होगा, 1 से बड़ी वैल्यू है तो पॉजिटिव होगा, इंटू x -3 क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि 1 से 3 के बीच में x -3 लेस देन 0 होगा ना। खुद सोचो, 2 - 3 क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। अगेन फॉर x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी वैल्यू में -3 विल बी नेगेटिव, x -1 विल बी पॉजिटिव, एंड 3 से बड़ी वैल्यू में x -3 विल बी अगेन पॉजिटिव. So positive into negative is negative. So sign of f dash x is negative for x less than 1, positive for x 1 to 3 and negative for x greater than 3. तो strictly increasing कब होगा, strictly increasing होगा when f dash x is greater than 0. So it is basically in the interval, किस interval में greater than 0 है, इस इंटरवल में f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी बिटवीन 1 to 3 दिस इज ग्रेटर देन 0. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, व्हेन f डैश x इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू है. कौन से इंटरवल में, हमारा इंटरवल आ रहा है -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना, बीच में गैप है. सो -∞ से 1 तक और 3 से इन्फिनिटी तक, ये हमारे दो इंटरवल आ रहे हैं जब हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है. अंडरस्टूड एवरीवन what you have to do, how you have to find intervals. One more very interesting important question, क्योंकि trigonometric वैल्यूज एंड फंक्शंस के ऊपर काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं आज तक. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ और ऑब्जर्व करो आपको क्या करना है. इंटरवल निकालना है, मतलब पहले f डैश x निकालना है, फिर f डैश x को हमें 0 पुट कर देना है ना. चलो करते हैं, कोई टेंशन नहीं है. सो सपोज इट इज गिवन fx is nothing but sin x plus cos x. Now you tell me what will be f dash of x. sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन minus sin x. Now to get interval points, क्या करते हैं हम करते हैं f dash x equals to 0, यानी कि cos x minus sin x is equal to 0. So जब cos x minus sin x 0 होगा तो क्या लग रहा है आपको, बेसिकली cos x will be equal to sin x. ऐसा कब होता है, cos x equals to sin x कब होता है, सोचो 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 जल्दी बताओ. तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि tan x will be equal to 1. ऐसा कब होता है, x की वैल्यू क्या होगी, सो x will be nothing but tan inverse 1. सो x will be, यहाँ पे एंगुलर वैल्यू आएगी क्योंकि x क्या है, इट इज बिटवीन 0 to 2 पाई, है ना, x इज बिटवीन 0 to 2 पाई. So x will be pi by 4 और 5 pi by 4, है ना, या तो 45 डिग्री या तो 225 डिग्री पे tan इनवर्स 1 tan थीटा जो है वो 1 होता है ना. तो x की वैल्यू मिल गई हमें. अब हमें क्या करना है, जैसे हमें x की वैल्यू मिल गई हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. तो हमारी नंबर लाइन पे हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिली, हमारी नंबर लाइन पे हमें मिला -∞ नहीं, यहाँ पे डिफाइंड है, x जो है वो 0 से 2 पाई तक डिफाइंड है. तो हमारी लिमिट्स क्या क्या हुए, 0 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 एंड 2 पाई. ये हुए हमारे इंटरवल्स. फिक्स्ड इंटरवल हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है, -∞ से +∞ बताने की जरूरत नहीं है, उसने बोल दिया 0 से 2 पाई के बीच में ही बताना है आपको. तो चलो सिंपली अब 0 से पाई बाय 4 के बीच में आपका cos x माइनस साइन x क्या होगा, हमें यही बताना है ना कि f डैश x का साइन क्या होगा. तो 0 से पाई बाय 4 के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो. मान लो मैंने ले लिया पाई बाय 6, 30 डिग्री ले लिया, ठीक है. तो cos 30 माइनस साइन 30 क्या होगा, √3/2 माइनस 1/2. सो √3 माइनस 1/2 पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि √3 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. चलो
अब पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में मैंने एक वैल्यू ले ली, मान लो मैंने ले लिया पाई बाय 2, ठीक है। तो cos 90 माइनस साइन 90, cos 90 0, साइन 91 0 माइनस 1 इज माइनस 1, नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली 5 पाई बाय 4 और 2 पाई के बीच में मैंने ले लिया 3 पाई बाय 2, 270 डिग्री। सो cos 270 माइनस साइन 270 इज अगेन 0 माइनस माइनस 1, साइन 270 माइनस 1 होता है, तो आंसर आ गया +1, पॉजिटिव। नाउ यू हैव योर आंसर्स, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब our function fx is increasing when f dash x is greater than 0. f dash x greater than 0 कब हो रहा है? इन दोनों इंटरवल में. So in the interval x is equal to 0 to pi by 4 union 5 pi by 4 to 2 pi, है ना, 5 pi by 4 to 2 pi इस वैल्यू के बीच में. Similarly our fx is decreasing when f dash of x is less than 0, यानी f dash x नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव कब आ रहा है? when x is between pi by 4 and 5 pi by 4 इसके बीच में. तो ये इंटरवल हमें निकालने थे, हमने दोनों इंटरवल निकाल लिए. स्टेप नंबर 1 f dash x निकालो. स्टेप नंबर 2 x की वैल्यू निकालो फॉर विच f dash x is equal to 0, है ना. स्टेप नंबर 3 यू डिवाइड योर नंबर लाइन इन दोज इंटरवल्स, और हर इंटरवल में आपको चेक करना है कि f dash x लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, इन 3 स्टेप्स में आपका आंसर आ गया. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी है, बट बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट है, सिंपल स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं. कुछ अलग नहीं कर रही हूँ मैं, पिछले 4 क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं किया है मैंने, सेम पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, और सेम पैटर्न के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं. तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना, प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में. ठीक है, जस्ट फॉलो दिस वीडियो टिल एंड एंड यू विल नो एवरीथिंग. और हाँ, इस सेशन के एंड में ना मैं आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी करवाने वाली हूँ, बिकॉज केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में, तो हम वो भी करेंगे. और हर टाइप के क्वेश्चन हमने मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सब कुछ सॉल्व किया इस पूरे सेशन में. हर टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं हमने. तो ट्रस्ट द वीडियो टिल एंड, एंड इसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, चलो इसी खुशखबरी के साथ चलते हैं हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के पास, हमारा आखिरी टॉपिक ऑफ द डे, बिकॉज सीबीएसई ने टैंजेंट एंड नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक हटा दिया है बीच में से. ठीक है, चलो भाई, तो अब पढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में. बट मैक्सिमा और मिनिमा को जानने से पहले एक ऐसी चीज है जो पूरे मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में यूज होने वाली है, और उसका फर्स्ट स्टेप, पहला कदम होने वाली है, वो है क्रिटिकल पॉइंट्स. तो क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पहले जान लेते हैं हम. ठीक है, बट उसके पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ मैं मैक्सिमा मिनिमा का. होता क्या है मैक्सिमा मिनिमा? तो फॉर एग्जाम्पल आपने वो मूवी देखी है धूम धूम, जॉन अब्राहम वाली धूम, है ना. तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि धूम बाइकर्स जो है वो अपनी बाइक लेके निकल जाते हैं फटाफट, और वो यूं यूं करके इशारा करता है और बोलता है कि तीनों अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाओ. अब पुलिस जो है वो परेशान होती है कि इसको फॉलो करे, इसको फॉलो करे. तो बेसिकली चोरी का माल है किसके पास? तो पुलिस को जो है सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे इन चोर और पुलिस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है हमें, है ना. तो उसको बेसिकली फाइंड करना होता है कि मिनिमा पॉइंट कौन सा है, मतलब कौन से बाइकर का मैं पीछा करूँ जिसको मैं मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइम में कैच कर सकता हूँ, है ना. तो ऐसे मिनिमा का कॉन्सेप्ट हम अपनी रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं. अगर आप पुलिस बनोगे तो आप भी यूज कर सकते हो. ठीक है, ऐसे बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स भी होते हैं. आप जब आगे जाके क्वेश्चंस देखोगे, एग्जांपल्स देखोगे, तो यू विल रियलाइज कि काफी जगह हमारी रियल लाइफ में मैक्सिमा और मिनिमा का बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज होता है. अगर आप एक शॉपकीपर हो तो आप अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, अपना लॉस कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, ये सब आप मैक्सिमा मिनिमा से सीखते हो. तो इम्पोर्टेंट है भाई, पढ़ लो रियल लाइफ के लिए भी और क्लास 12 बोर्ड के लिए भी. ओके, सो व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स आर नथिंग बट वैल्यूज ऑफ x फॉर अ फंक्शन fx such that f of c exist. c क्या है? आपका क्रिटिकल पॉइंट.
सी को क्रिटिकल पॉइंट तब बोला जाएगा जब कंडीशन नंबर 1 एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करती है, कंडीशन नंबर 2 दैट एफ डैश सी is either equal to 0 or f dash c does not exist. तो बेसिकली 3 कंडीशन हो गई। क्या? पहली कंडीशन कि x इज इक्वल टू सी को मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलूंगी अगर f ऑफ c एग्जिस्ट करता है एंड उसके साथ साथ f डैश c इक्वल्स टू 0 होता है, या फिर f डैश सी एग्जिस्ट नहीं करता है, तब मैं बोलूंगी कि सी मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इट्स लाइक दिस, है ना। एक बढ़िया सा रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ मैं आपको, नोट डाउन करो, ठीक है। बहुत बढ़िया सा रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ मैं, इस चीज का बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि x इज इक्वल टू सी को मैं क्रिटिकल पॉइंट कब बोलूंगी? जब f ऑफ c एग्जिस्ट करता है एंड इसके साथ साथ एंड f डैश c इक्वल टू 0 होता है, या फिर f डैश c डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अब सबको क्लियर है? ठीक है, पहला कि f ऑफ c एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके साथ साथ f डैश c इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या फिर f डैश c एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हम उसको क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। बड़ा ही खतरनाक सा डेफिनेशन लग रहा है, पर बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखो क्वेश्चन को, एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है विच इज f ऑफ x, हमें फाइंड करना है c कौन है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होता है कि चलो पहले तो fx को लिख लेते हैं। fx इज 2x क्यूब minus 5x square plus 36x minus 3. First of all, we will find f dash of x. जब f dash x निकालेंगे तभी तो f dash c निकालेंगे। तो f dash x क्या होगा यहाँ? 3 2s are 6, x square, 15 2s are 30x plus 36. ओके जी, आ गया। अब ये बताओ, ऐसी कोई x की वैल्यू है जिसके लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड हो? सोचो, दिमाग लगाओ। x इज इक्वल टू 0 पुट करें, x इज इक्वल टू 1/2 पुट करें, x इज इक्वल टू 0.4 पुट करें, ऐसा क्या पुट करें जिसके लिए अनडिफाइंड हो? तो बेसिकली ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए अनडिफाइंड हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो कट गया। ऑप्शन नंबर 2 के पास चलते हैं। क्या ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए f डैश x इक्वल्स टू 0 हो रहा है ना? ये तो हम चेक कर सकते हैं। पहला था कि वो अनडिफाइंड होना चाहिए, पर वो अनडिफाइंड तो हो नहीं रहा है। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि वो 0 हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं f डैश x 0 किस पॉइंट पे हो रहा है। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 6 5 30 प्लस 6 6 36 इज इक्वल टू 0। 6 को इधर पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज नथिंग बट x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 into x minus 2 is equal to 0. This implies that for x is equal to 3 or 2, f dash x is 0. x के ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिसके लिए मुझे f dash x 0 मिल रहा है। तो ये पॉइंट क्या हुए? क्रिटिकल पॉइंट्स। Therefore, x is equal to 3 and 2 are critical points. बस ये करना था, इतना ही करना था। क्रिटिकल पॉइंट कौन? ऐसी वैल्यूज x की जिस पे f डैश x 0 हो जाए, वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। बट आप एक चीज भूल गए ना। मैंने आपको बोला क्या f डैश x अनडिफाइंड है? चेक कर लिया हमने। मैंने आपको बोला क्या f डैश x 0 है? वो भी चेक कर लिया हमने। पर मैंने एक और चीज आपको बताई थी, नेसेसरी कंडीशन आपको बताया था। वो क्या था? एक नेसेसरी कंडीशन भी है कि f ऑफ c भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये भी चेक करना, ये मत अज्यूम करना कि f डैश c 0 आ गया तो क्रिटिकल होगा ही होगा ना। पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा
क्या f ऑफ 2 एग्जिस्ट करता है, क्या f ऑफ 3 एग्जिस्ट करता है, तभी आप उसको क्रिटिकल पॉइंट डिक्लेयर कर सकते हो. सो सिंस योर आंसर इज यस, f ऑफ 2 एग्जिस्ट करेगा, वैल्यू 2 डालोगे तो डिफाइंड वैल्यू आएगी, अनडिफाइंड तो नहीं आएगी ना. इसका आंसर भी यस है, f ऑफ 3 एग्जिस्ट कर रहा है. Therefore now you can say that critical points are 2 and 3. ठीक है. स्टेप नंबर 1 चेक करो ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसमें f डैश x अनडिफाइंड है, f डैश x 0 है. पॉइंट्स निकालने के बाद ये भी चेक करो क्या फंक्शन डिफाइंड है, तभी उसको क्रिटिकल पॉइंट डिक्लेयर करना, वरना मत करना. ठीक है. सिमिलरली एक होते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स. अब स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं कि x इज इक्वल टू c इज कॉल्ड अ स्टेशनरी पॉइंट इफ एंड ओनली इफ f ऑफ c इज एग्जिस्टिंग, it is defined. ठीक है, it exists or you can say it is defined and f dash c is equal to 0. तो बोलोगे मैम ये तो अपने क्रिटिकल पॉइंट वाली कहानी हो गई ना कि एफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए और एफ डैश सी 0 होना चाहिए. हाँ, ये वही कहानी है, बस एक चीज मिसिंग है. क्या मिसिंग है? एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट इज मिसिंग. बस यही फर्क है क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट के बीच में. क्या फर्क है? एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट, है ना. अगर इसको ऐड कर दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाता, इसको इस लाइन को ऐड नहीं करोगे तो स्टेशनरी पॉइंट है. बस इतना ही डिफरेंस है ना. तो इसको हम ये वाला पॉइंट हम नहीं डाल रहे, मैं क्रॉस कर देती हूँ वरना बाद में पता चला आप भूल जाओगे. चलो, तो इससे हमें क्या पता चला कि एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट क्या है जहां पे एफ डैश सी 0 होता है, और यही कंडीशन तो क्रिटिकल पॉइंट की भी होती है. तो एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट, यस, बट एवरी क्रिटिकल पॉइंट इज नॉट स्टेशनरी पॉइंट. क्यों? क्योंकि क्रिटिकल तो तब भी होगा जब एफ डैश सी एग्जिस्ट नहीं करता है, पर तब स्टेशनरी नहीं होगा, क्योंकि स्टेशनरी की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है. तो स्टेशनरी कब बोलेंगे, क्रिटिकल कब बोलेंगे? स्टेशनरी तब बोलेंगे जब एफ डैश सी 0 है, स्टेशनरी के लिए एफ डैश सी 0 है, क्रिटिकल के लिए एफ डैश सी 0 है, लेकिन क्रिटिकल के लिए एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसा भी एक क्राइटेरिया चलता है, पर स्टेशनरी के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है. सबको क्लियर है? स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स. अब इनका काम मैं आपको आगे बताऊंगी. ओके, अब एक स्टेशनरी पॉइंट का सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं. एफ ऑफ एक्स इज गिवन एक्स क्यूब minus 9x square plus 24x minus 12. So what is f dash of x? F dash of x is 3x square minus 19. 9 2s are 18x plus 24. So first of all we have to find out f dash x is equal to 0 at what point? So 3x square minus 18x plus 24 is equal to 0 for what? पहले तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 6 18, 3 8 24. सो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज नथिंग बट x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 4 और 2. ये हो गए आपके स्टेशनरी पॉइंट्स. लेकिन क्या हमें चेक करना है f ऑफ 4 exists? yes. क्या हमें चेक करना है f of 2 exists? yes. और क्योंकि हमारा आंसर है yes, तो हम बोल सकते हैं कि 4 और 2 जो है वो स्टेशनरी पॉइंट है. ठीक है. एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, आई होप आप समझ रहे होगे ना कि x की जगह पे 2 पुट करोगे तो एक रियल नंबर ही मिलेगा ना, कोई इमेजिनरी नंबर तो नहीं मिलेगा आपको. तो मतलब f of 2 एग्जिस्ट करता है ना. तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट कॉन्सेप्ट. अब आते हैं हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट में. तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? बेसिकली बच्चों, जिंदगी में उतार और चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, है ना. तो कभी हम जिंदगी में ऊपर जाएंगे, कभी हम जिंदगी में नीचे आते हैं, कभी हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, कभी हमारे मार्क्स बुरे आते हैं. कंसिस्टेंटली तो किसी के भी नहीं आते अच्छे, है ना. तो बेसिकली जब भी आप किसी पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हो तो चढ़ते 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 आपको एक पीक मिलेगा कि उसके ऊपर नहीं जा सकते, उसके आगे जाओगे ना तो पहाड़ से उतरना स्टार्ट कर दोगे, है ना.
वैसे उतरते 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 आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसको आप वैली पॉइंट बोलते हो। एक वैली मिलेगी, एक खाई मिलेगी जिसके नीचे आप नहीं जा सकते, उसके नीचे जमीन है और आप चलना भी चाहो तो उसके नीचे नहीं जा सकते हो। उसके आगे चलोगे तो आप बेसिकली ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो इस पीक को ही हम बोलते हैं अपना मैक्सिमा पॉइंट, है ना। इस वैली को ही हम बोलते हैं अपना मिनिमा पॉइंट। इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं है। वेल बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा को डिफाइन करने के कुछ और फिक्स्ड डिफाइंड तरीके होते हैं। इसके लिए दो तरीके होते हैं। बेसिकली होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, है ना। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि आप अपने क्लास में फर्स्ट आते हो अगर, तो जरूरी नहीं कि आप अपने पूरे स्कूल में फर्स्ट आते होगे कि ABCD चारों सेक्शन में आप फर्स्ट आ रहे हो, है ना। पूरे स्कूल में फर्स्ट आ रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप पूरे स्टेट में फर्स्ट आ रहे हो, पूरे स्टेट में फर्स्ट आ रहे हो तो जरूरी नहीं कि पूरे इंडिया में आप फर्स्ट आ रहे हो, पूरे इंडिया में फर्स्ट आ रहे हो तो जरूरी नहीं कि पूरे वर्ल्ड में आप फर्स्ट आ रहे हो, है ना। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको टॉपर नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा भाई, आप फर्स्ट आए हो, आपको टॉपर ही बोला जाएगा, है ना। तो वही होता है लोकल मैक्सिमा, ठीक है। लोकल मैक्सिमा है हमारा क्लास का टॉपर। तो हमारा क्लास का जो टॉपर है ना, वो अपनी क्लास में टॉपर है, ठीक है। उसकी खुद की क्लास में उसका मार्क्स किसी से भी ज्यादा नहीं है, ठीक, सॉरी किसी से भी कम नहीं है ना। उसके मार्क्स सबसे ज्यादा है। तो y is equal to fx is said to be maxima at a point x is equal to c such that, क्या होगा आप खुद सोचो, such that जो f of c है it is greater than all f of c plus h। h क्या है? h हम कब यूज करते हैं? आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ चुके हो। h होता है हमारा पड़ोसी, है ना, माइन्यूट सा बगल बाजू वाला पड़ोसी हमारा, शर्मा जी वर्मा जी के बेटे। उनसे हम आगे हैं कि नहीं, बस उन्हीं से चेक करना है, बाकी दुनिया से तो वैसे ही पेरेंट्स को मतलब नहीं है, ठीक है। तो पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं भाई तू शर्मा जी के बेटे से ज्यादा नंबर लाया है ना, फिर ठीक है। तो आपको भी यही चेक करना है कि आप शर्मा जी के बेटे से ज्यादा नंबर लाए हो ना, हाँ ठीक है। वर्मा जी के बेटे से भी ज्यादा नंबर लाए हो ना, हाँ भाई वो भी ठीक है। तो फिर तुम टॉपर हो मेरी नजर में, पापा मम्मी खुश, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि हमारा जो कर्व है उसमें हम एक पॉइंट को चूज कर रहे हैं और हम ये चेक कर रहे हैं क्या वो अपने पड़ोसी से मैक्सिमम है, राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी। अब पड़ोसी कौन? जस्ट बाजू वाला। जस्ट बाजू वाला कौन होता है कि प्लस एच एंड माइनस एच। एच क्या होता है? एक बहुत स्मॉल डेविएशन को हम एच के टर्म्स में लेते हैं हमेशा, है ना, वेयर बेसिकली एच टेंड्स टू 0 बोला जाता है, याद होगा आपको, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? लोकल मैक्सिमा। आप क्लास के टॉपर हुए अगर आप अपने क्लास के बच्चों में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हो। नाउ सिमिलर लोकल मिनिमा क्या होगा? f of c will be a local minima point, x is equal to c will be a local minima point and f of c will be minimum if अगर वो f of c plus h से छोटा है और वो f of c minus h से भी छोटा है, मतलब वो सबसे छोटा है, तो वो क्या हुआ? लोकल मिनिमा पॉइंट, है ना। वो इस पॉइंट से भी छोटा है, इस पॉइंट से भी छोटा है। ध्यान दो अगर आप, तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बट ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ना, लोवेस्ट पॉइंट आ रहा है एफ ऑफ सी का। तो अगर आप लोवेस्ट हो अपने आस पड़ोस की वैल्यू से तो आप लोकल मिनिमा हो। तो आप बोलोगे कि मैम इतना लोकल लोकल वर्ड हम यूज क्यों कर रहे हैं? सिंपल है, देखो अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे, वही कहीं उतार है कहीं चढ़ाव है, जिंदगी में चलता रहता है ये सब तो। बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि तो हर पहाड़ का एक ही पीक नहीं होता है। ये भी पीक वैल्यू है, ये भी पीक वैल्यू है ना, ये भी वैली है ये भी वैली है बट क्या मैं इसको पीक नहीं बोलूंगी? अगर दो पीक एग्जिस्ट करते हैं तो क्या मैं इसको पीक नहीं बोलूंगी? क्या मैं इसको मैक्सिमम नहीं बोलूंगी? बोलूंगी। मैं ये बोलूंगी कि ए एंड सी बोथ आर लोकल मिनिमा। क्यों? क्योंकि वो अपने पड़ोसी में तो सबसे छोटे ही हैं। एंड बी एंड डी बोथ आर लोकल मैक्सिमा। दोनों को हम लोकल मैक्सिमा बोलेंगे क्योंकि वो अपने पड़ोसियों में, अपने आसपास के वैल्यूज में तो मैक्सिमम ही है। तो भले ही आप ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे ना बी की हाइट डी से थोड़ी सी ज्यादा लग रही है,
तो इसका मतलब बी होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। नहीं, बी और डी दोनों ही मैक्सिमा वैल्यूज हैं, क्योंकि बी पे भी आपको पीक मिल रहा है, डी पे भी आपको पीक मिल रहा है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। नोट करो जल्दी से नोट करो, कॉपी निकालो फटाफट, कम ऑन। कि रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा क्या होता है? नथिंग बट लोकल का दूसरा नाम है रिलेटिव। ठीक है, नोट कर लिया सबने? लोकल का नाम रिलेटिव, रिलेटिव का नाम लोकल। ठीक है, क्यों बोलते हैं हम उसको ऐसा? क्योंकि वो रिलेटिवली मैक्सिमम है, रिलेटिवली मिनिमम है। पड़ोसी से कंपेयर करके मैक्सिमम, पड़ोसी से कंपेयर करके मिनिमम है। नोट कर लिया ना? चलो ठीक है। अब एक और बहुत मजे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब ये मजे का कॉन्सेप्ट क्या है? इस पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो पॉइंट ए है, इट इज नथिंग बट लोकल मैक्सिमा। अपने आस पड़ोस की वैल्यू में ऊंचाई पे बैठा है वो। और अगर इस बी पॉइंट को आप ऑब्जर्व करोगे ना, दिस इज लोकल मिनिमा, क्योंकि अपनी आस पड़ोस की वैल्यू से छोटा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बी की जो हाइट है वो तो ए से ज्यादा है, पर ऐसा कैसे हो गया भाई कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से बड़ी वैल्यू आ रही है? तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ऐसा अपने दिमाग से निकाल दो और जल्दी से इसका नोट बना लो। कम ऑन, कॉपी में इसको भी हैशटैग नोट बना लो कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एक दूसरे से बड़े होंगे या छोटे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को सिर्फ शर्मा जी और वर्मा जी से कंपेयर करते हैं। उनको बेसिकली उनको किसी और से मतलब नहीं है, उनको पठान से मतलब नहीं है, उनको टाइगर से मतलब नहीं है, उनको कबीर से मतलब नहीं है। उस शर्मा जी और वर्मा जी में खुश है वो लोग। ठीक है, तो उनको सिर्फ आस पड़ोस से ही कंपेयर करना है। तो इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या पता चलता है कि लोकल मैक्सिमा कैन बी ग्रेटर देन लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा। देयर इज नो एग्जैक्ट कंपल्शन, है ना? क्लियर है सबको रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा का कॉन्सेप्ट? ठीक है भाई, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो हो गया लॉजिक और ग्राफ। अब आप तो जानते हैं कि एग्जाम में ग्राफ तो आते नहीं है, और हमें तो ग्राफ बिल्कुल ही नहीं आता बनाना। तो हमें मैथमेटिकली भी कोई तरीका पता होना चाहिए ना प्रूफ करने का कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो टेंशन नॉट, मैं हूं ना, मैं आपको बताती हूँ। मैथमेटिकली आप कैसे प्रूफ कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो आपने निकाला है वो लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अब ये बताने के लिए आपको वो पॉइंट चाहिए ना, कि मान लो आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो किसको कंपेयर कर रहे हो? शर्मा जी वर्मा जी से। वो तो पता होना चाहिए ना कि कंपैरिजन किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है। तो वही तो काम होता है क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट का। तो स्टेप नंबर 1 होता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू सी रख के सी की वैल्यू निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। ठीक है, और जो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया उसके बाद डिटरमाइन करो कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। पहले तो आपको एफ डैश सी से सी निकालना होगा, फिर सी से आपको आइडेंटिफाई करना होगी मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, स्टेप नंबर 1 तो क्लियर है। क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं अभी सीखा था हमने 5 मिनट पहले। चलो अब आते हैं हम उसके कंडीशन पे, ध्यान से सुनो मेरी बात। हाउ टू प्रूव इट इज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा? इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब सी जो है वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये तो हमें पता है। पहला स्टेप है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना। क्यों? क्योंकि तभी तो प्रूफ होगा कि वो क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0, देन आप प्रूफ कर सकते हो इट इज लोकल मिनिमा, है ना? है ग्रेटर देन 0 में लोकल मिनिमा? यस, नोट करो, नोट करो, ये भी नोट करने वाली बात है। हैशटैग, जल्दी से हैशटैग निकालो अपना और नोट करो कि एफ डबल डैश सी जब ग्रेटर देन 0 होता है तो वो लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है। उल्टा रिलेशन याद रखना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और एफ डबल डैश का उल्टा रिलेशन होता है। सिमिलरली अगर एफ डबल डैश सी लेस देन 0 है, सो दिस इज अ लोकल मैक्सिमा पॉइंट। एंड अगर एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू 0 है तो, एक सेकेंड छींक आ रही है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता है लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, सिंपल सी बोला जाए तो। ठीक है,
चलो अब एक क्वेश्चन लगाएं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर. लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है आपको फॉर अ गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस. So what is f(x)? 3x to the power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12. सबसे पहले f dash of x. So f dash of x होगा 4 3s are 12x cube, 4 3s are 12x square, 12 2s are 24x. That's it, है ना. Now क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो इसको इक्वल टू 0 पुट करना होगा. तो 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया. अब देखो 12 और x कॉमन दिख रहा है ना. तो 12 को कॉमन निकाल लिया, x को कॉमन निकाल लिया, बचा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x इज इक्वल टू 0. अब इसको फैक्टराइज करो, क्या आएगा? 12 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2x इज इक्वल टू 0. कॉमन ले लेते हैं. 12 इंटू एक्स कॉमन लिया, x माइनस 2 बचा, 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 बचा, है ना. एक सेकेंड, कुछ यहाँ x नहीं आएगा. हाँ, x माइनस 2 बचा इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिले देखो. 12 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1, है ना, इक्वल्स टू 0. यही आ रहा है. हाँ, इक्वल्स टू 0. तो देयरफॉर आवर critical points are x is equal to 0, x is equal to 2, x is equal to minus 1. आ गए critical points आ गए. अब चेक कैसे करेंगे कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ये कि लोकल मिनिमा का पॉइंट है. इनमें से कौन लोकल मैक्सिमा है, कौन लोकल मिनिमा है, कैसे पता लगाते हैं? फॉर दिस वी कैलकुलेट f डबल डैश x. f(x) का सेकेंड टाइम डिराइवेशन क्या होगा? हाँ, फर्स्ट टाइम डिराइव किया तो ये आया था ना. सो 12 3s are 36x स्क्वायर, देन 12 2s are 24x और माइनस 24. ये आ गया f डबल डैश x का वैल्यू. अब आपको क्या चेक करना है? अब आपको सिंपली चेक करना है कि f डबल डैश 0 क्या होगा, f डबल डैश 2 क्या होगा, f जगह नहीं बच्ची, f डबल डैश माइनस 1 क्या होगा, है ना. इन तीनों की वैल्यूज आपको निकालनी है टू चेक इट इज अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट. लेट्स फाइंड आउट. चलो भाई फाइंड आउट करते हैं कि f डबल डैश 0 क्या होगा. f डबल डैश 0 होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस 24 क्या हुआ, लेस देन 0. लेस देन 0 यानी मैक्सिमा का पॉइंट है, याद है ना. लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, उल्टा चलता है. ठीक है. सिमिलरली f डबल डैश 2 निकालो. सो 36 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 minus 24. This is obviously greater than 0. That means this is minima point. Minima का point है ये. f डबल डैश माइनस 1 निकालो, क्या होगा? हाँ, 36 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, प्लस 24 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 24, है ना. 24 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 24. नाउ दिस इज व्हाट, कैलकुलेट कर लेते हैं. चलो, तो दिस इज 36 पॉजिटिव आएगा, माइनस 24 माइनस 24. सो दिस इज ऑब्वियसली लेस देन 0, है ना. लेस देन 0 आ रही है ये वैल्यू, तो इसका मतलब ये हो गया लोकल मैक्सिमा, है ना. सबके आगे लोकल जोड़ दो भाई. लोकल लोकल लोकल, वोकल फॉर लोकल. ठीक है. सो find the local maxima and local minima values of the function.
तो क्या हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हो गई बच्चों? नहीं हुई, हमारी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, ठीक है। सबसे पहले हमने निकाला क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर हमने निकाला एफ डबल डैश एक्स, फिर हमने चेक किया कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है। तो फिर हमने निकाला लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू। बट कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। यानी लास्ट स्टेप है आपका कि जब आपको पता चल गया कि एफ ऑफ जीरो इज लोकल मैक्सिमा, तो बेसिकली लोकल मैक्सिमा कौन कौन से हो गए? लोकल मैक्सिमा हो गए एफ ऑफ जीरो एंड एफ ऑफ -1, और लोकल मिनिमा के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एफ ऑफ 2। ये तो आप निकाल लोगे ना, फंक्शन जो आपका एफ एक्स है उसमें 2 पुट कर दो, -1 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, आ जाएगा आपका। समझ गए? ठीक है, तो ये आखिरी स्टेप भी रह जाता है, ये भी आपको करना है, आप ही को करना है। मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं लिख सकती आपके बदले एग्जाम। ठीक है, चलो अब आपको लग तो रहा होगा ना कि बहुत लेंदी हो गया, काफी लंबा चल गया है ना, तो कुछ कर सकते हैं क्या इसको छोटा करने के लिए, छोटा मोटा करने के लिए कर सकते हैं ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो था वो लंबा था, क्योंकि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकेंड ऑर्डर निकालो, फिर उसको चेक करो, फिर एफ एक्स की वैल्यू निकालो, 4 स्टेप हो जाते हैं। तो एक स्टेप इसमें से उड़ा देते हैं, है ना। डबल डेरिवेटिव निकालते ही नहीं है हम, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका एक और रीजन है कि मान लो एफ डबल डैश ऑफ सी 0 आ गया, तब क्या करोगे? तब तो अनडिफाइंड हो गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया, तो ये फर्स्ट वाला मेथड तो काम ही नहीं आएगा ना। तो दो सिचुएशन है, एक काम आसान बनाना, दूसरा एफ डबल डैश से 0 हो गए तो क्या करेंगे, उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही रहते हैं हम, कहीं और नहीं जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं एज यूजुअल, फिर एफ डैश एक्स निकालते हैं एंड चेक करते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ स्टेशनरी पॉइंट इफ इट इज चेंजिंग साइन और नॉट। मतलब कुछ नहीं, एफ एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला। अब एफ डैश एक्स निकालने के बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिले होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिले होंगे तो इंटरवल मिला होगा, इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी मिला होगा ना। तो आपको बेसिकली चेक करना है कि जब आप एक क्रिटिकल पॉइंट से दूसरे क्रिटिकल पॉइंट में शिफ्ट करते हो तो क्या एफ डैश एक्स की वैल्यू का साइन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो क्या होगा, ध्यान दो। एफ डैश एक्स पॉजिटिव, पहली बात तो एफ डैश एक्स का मतलब समझते हो, टेंजेंट का स्लोप होता है ना। जैसे ये वाला ग्राफ, इसमें टेंजेंट कैसा बनेगा, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, वैसे ही ये टेंजेंट, जब ये टेंजेंट बनेगा तो इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो जब आप पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप में गए तो आपको क्या मिला? आपको एक लोकल मैक्सिमा मिला, मैक्सिमा पॉइंट मिला ना जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव में गए। वही चेक कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं कि अगर एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है तो वो लोकल मैक्सिमा का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा। सिमिलरली अगर हमारा स्लोप जो है वो नेगेटिव है और आगे जाके वो पॉजिटिव हो जा रहा है तो हमें मिलेगा लोकल मिनिमा, है ना। नोट करो, सो एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन द पॉइंट इज लोकल मिनिमा। अगर भूल जाओ एग्जाम में, कंफ्यूजन लगे तो ये स्लोप याद कर लेना, है ना। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव स्लोप। जैसे वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी नेगेटिव होती है, वही वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ज्यादा आसान है क्योंकि बस एफ डैश एक्स से काम चल जाता है, एफ डबल डैश एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हाँ ऑब्वियसली इसे भी थर्ड सिचुएशन तो रहेगी कि व्हाट इफ द साइन इज नॉट चेंजिंग, देन द पॉइंट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम बोल देंगे इट इज नाइदर लोकल मिनिमा नॉर लोकल मैक्सिमम, खत्म, हमारा काम खत्म। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं इसी बात के ऊपर। So fx is given, f of x is 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5. Now let's observe what will be f dash of x. F dash of x is 3 2s are 6x square, 6 2s are 12x plus 6. Differentiate कर दिया, polynomial function है।
अभी नहीं बता रही हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलते हैं, एफ डैश एक्स को 0 पुट करके, तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। x माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो यहां से हमें 2 पॉइंट क्या मिले, तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिले x इज इक्वल टू 1, 1. तो वैसे तो 1 और 1 सेम ही है, तो इट वोंट मैटर फॉर अस. नाउ लेट्स चेक माइनस इन्फिनिटी, 1 and plus infinity. So what will be the sign of f dash x for all x less than 1? For all x less than 1 f dash x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सोचो. For all x less than 1, what will be the value of f dash x? It will be positive, है ना. It will be positive. क्यों, क्योंकि x माइनस 1 का हम होल स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर. सिमिलरली फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 इट विल अगेन बी पॉजिटिव. तो हम यहाँ पे भी पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव मिल रहा है, साइन चेंज ही नहीं हो रहा है ना. तो देयर इज नो पॉइंट फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बिकॉज दिस साइन इज नॉट चेंजिंग हियर, है ना. यस, सो दिस इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट. ये देखो, ये हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल गया, क्योंकि अगर आप x माइनस 1 होल स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू पुट करो तो भी पॉजिटिव आएगा आंसर. पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ी वैल्यू पुट करो तो भी पॉजिटिव आएगा आंसर. तो f डैश x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है एंड देयरफॉर इट इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट. तो हम लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है. अब लास्ट टॉपिक है बच्चों इस पूरे चैप्टर का, व्हाट इज ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा. जैसे हमने पढ़ा था लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा, वैसे होता है ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो बेसिकली वर्ल्ड का टॉपर है, पूरी दुनिया का टॉपर है, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता. मार्स और वीनस की बात हम नहीं कर रहे, हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो पूरे वर्ल्ड का टॉपर है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा. अब आप खुद सोचो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या हो सकता है. इस पूरे ग्राफ में जितने लोकल मिनिमा मैक्सिमा पॉइंट है, मान लो ये लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, ये भी लोकल मैक्सिमा है और ये भी लोकल मैक्सिमा है ना. ये सारे लोकल मैक्सिमा है. अब एक बात बताओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, अगर इन तीनों लोकल मैक्सिमा को मैं आपस में कंपेयर करूं तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है. सो आई कैन क्लियरली सी दैट बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए. So my B is nothing but global maxima point. Isn't it so easy? Well, इतना ही आसान है, ठीक है, कुछ नहीं है. ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन इन एन इंटरवल. ग्लोबल मैक्सिमा क्या बोला मैंने, अर्थ की बात कर रही हूँ मैं, मार्स और वीनस की बात नहीं कर सकते हम यहाँ पर, ठीक है. तो मार्स और वीनस पे नहीं जाना है, अपने लिमिट में रहना है हमें. तो हमारी लिमिट यहाँ पर क्या है, गिवन इंटरवल ए एंड बी, याद रखना, ठीक है. मार्स और वीनस की बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं. अर्थ का टॉपर कौन है, ठीक है, वर्ल्ड का टॉपर, हमारी वर्ल्ड का टॉपर कौन है. तो ए और बी हमने एक लिमिट डिसाइड कर ली, इस लिमिट के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो ग्लोबल मैक्सिमा है, ठीक है. तो ये तो हो गई अंग्रेजी में चंद प्यार शब्दों में अगर हम बोलना चाहें ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है. बट अगर हमें बोलना है मैथमेटिकली कैसे आइडेंटिफाई करें ग्लोबल मैक्सिमा कौन है, तो कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है लोकल मैक्सिमा. निकाल लिया, मान लो आपने निकाला C1, C2, C3, दे आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना. आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, कर लिया. इसके बाद आप निकालो f ऑफ C1, f ऑफ C2, f ऑफ C3, जो आपने लोकल मैक्सिमा के पॉइंट आइडेंटिफाई किए
उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो एंड इसके साथ साथ जो आपका ओपनिंग इंटरवल है और जो आपका लास्ट पॉइंट है इंटरवल का यानी ए और बी, उनकी वैल्यू निकालो और फिर इन सब में कंपेयर करो, जो मैक्सिमम होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा है। सिंपल। सिमिलरली ग्लोबल मिनिमा क्या होगा, आपने D1 D2 D3 लोकल मिनिमा के पॉइंट्स निकाले, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले लोकल मिनिमा में। अब आपने f ऑफ a निकाला, f ऑफ D1, f ऑफ D2, f ऑफ b निकाला और इन सब में जो मिनिमम होगा वो ग्लोबल मिनिमम हो गया। बस यही करना है, ठीक है। ओके गाइस, अब सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए मैक्सिमा एंड मिनिमा रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा गया था, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लीस्ट वैल्यू आउट ऑफ ऑल द वैल्यूज, लीस्ट वैल्यूज क्या होगी, द ग्लोबल मिनिमा वैल्यू, है ना। तो ग्लोबल मिनिमा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हमें एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स दिया है ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एफ डैश ऑफ एक्स निकालना। एफ डैश ऑफ एक्स आएगा ए प्लस दिस विल बी माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्स टू द पावर -1 है तो माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स ऑफ निकाल लिया। उसके बाद एफ डैश एक्स को 0 रखना है, तो a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। दैट मीन्स अवर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b बाय a, है ना। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ b बाय a। नाउ दिस इज अवर क्रिटिकल पॉइंट, ये हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब हमें ये चेक करना है कि लीस्ट वैल्यू है, ग्लोबल मिनिमा वैल्यू है। ग्लोबल मिनिमा वैल्यू के लिए हमें क्या चेक करना है कि एफ डबल डैश ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो चलो एफ डबल डैश ऑफ रूट ओवर बी बाय ए निकालते हैं। अब पहले तो उसके लिए एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा ना। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालो। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स विल बी ए का डेरिवेटिव 0 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस बी अपॉन एक्स क्यूब, है ना, माइनस लगी अपन एक्स क्यूब। या ये हो गया हमारा एफ डबल डैश एक्स। अब एफ डबल डैश एक्स में आप पुट करो रूट ओवर बी बाय ए, ताकि आप चेक कर सको कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। तो b अपॉन एक्स की वैल्यू है b बाय a, रूट ओवर का मतलब होता है 1/2 यानी पावर हो गया 3/2। नाउ सिंस दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, तो b अपॉन b बाय टू द पावर 3/2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो उनका पावर 3/2 भी निकालोगे तो भी तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो अब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी चाहिए एट रूट ओवर b बाय ए, जो होगा हमारा लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझ में आ रहा है, पहले एफ डैश एक्स निकाला, फिर एफ डबल डैश एक्स निकाला, फिर एफ डबल डैश एक्स एट पॉइंट सी निकाला, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो प्रूफ कर दिया कि वो ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट है। अब ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट प्रूफ कर दिया तो एफ ऑफ रूट ओवर बी बाय ए कैलकुलेट कर लो। तो इट विल बी व्हाट, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू रूट ओवर बी बाय ए पुट करेंगे तो ए इंटू रूट ओवर बी बाय ए प्लस बी इंटू रूट ओवर ए बाय बी, उल्टा हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी, ये कैंसिल होगा तो रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी। दिस इज व्हाट, लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, हमारे पूरे फंक्शन का लीस्ट वैल्यू हो गया। ठीक है, अगला जो जिस टाइप का क्वेश्चन से सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स, जो पढ़ने में तो बिल्कुल नहीं लगते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की बात कर रहे हैं, बट 4 मार्क्स के या फिर 6 मार्क्स के आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो CBSE 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला है। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए से नोट डाउन करो। क्या कि ना क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, समहाउ क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो दैट्स व्हाई मैं आपको क्यूब के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है,
चलो भाई, क्यूब क्या होता है ये तो आप सबको पता है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, एन ओपन टैंक जिसकी छत नहीं है हैज अ स्क्वायर बेस एंड अ वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, बेसिकली क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये बोलना चाह रही थी मैं। सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट। मटेरियल कहाँ लगता है, अगर ये बॉटल बनाना हो तो मटेरियल कहाँ लगेगा, वॉल्यूम में या सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया में लगेगा। तो लीस्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब लीस्ट सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, यानी सरफेस एरिया का ग्लोबल मिनिमा निकालो। समझ में आया। When depth of the tank is half of its width, if the cost is to be borne by a nearby settled lower income family for whom water will be provided. इस आखिरी लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये नहीं भी लिखते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि पहले ही हमें बोल दिया कि show that the cost of material is least when the depth of the tank is half of the width. तो हमें तो सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि सरफेस एरिया का ग्लोबल मिनिमा तब आता है जब डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ द विड्थ। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में दिया क्या क्या है वो नोट डाउन करते हैं। दिया ये है कि उसका एक स्क्वायर बेस है, आई थिंक यहाँ नहीं दिखेगा आपको, पहले मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन में दिया ये है कि उसका एक स्क्वायर बेस है। ठीक है, इस स्क्वायर बेस के ऊपर एक सर्टेन हाइट का क्यूबॉइड खड़ा किया गया है। ठीक है, सो पार्डन माय डायग्राम, इसको इग्नोर कर दो। तो ये x हो गया, ये x हो गया, क्यों, क्योंकि उसने बोला स्क्वायर बेस है, तो स्क्वायर के तो चारों साइड सेम होते हैं ना। और हाइट हम मान लेते हैं कि y है, y है, y है, y है, हाइट को मैंने y अज्यूम कर लिया। ठीक है, और छत जो है वो खुली हुई है, छत पे कुछ नहीं है, ओपन टैंक है। तो ये बताओ वॉल्यूम क्या होगा इस टैंक का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है x, हाइट क्या है y, सो दिस इज x स्क्वायर y। और सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों का एरिया कितना है 4xy, और एरिया ऑफ द फ्लोर, जमीन का एरिया कितना है x स्क्वायर, क्योंकि छत का एरिया हम नहीं ले रहे, ओपन टैंक है, तो सरफेस एरिया हो गया ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया सरफेस एरिया। इन दोनों से हमें मतलब है पूरे आगे जो भी हम करने वाले हैं उसमें। ठीक है, सो first of all I have realized here that my height of the tank, the depth of the tank is basically volume divided by x square। कहाँ से लाया मैंने, इस इक्वेशन से, y is volume divided by x square, है ना। and my surface area is given, my surface area is given 4 times of xy plus x square। मुझे क्वेश्चन में निकालना है सरफेस एरिया का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का लीस्ट वैल्यू, यानी सरफेस एरिया किस पॉइंट पर मिनिमम आ रहा है ना। तो सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सिंपल। तो y की जगह पे पहली बात तो मैं y के जगह में पुट कर देती हूँ v अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो फिर dy बाई डी एक्स का क्या करोगे, dy बाई डी एक्स का तो आप बेसिकली कोई वैल्यू दी नहीं है ना आपको क्वेश्चन में, तो उसको पहले ही एलिमिनेट कर दो, v वॉल्यूम के टर्म्स में रख दो उसको। ठीक है, तो ये हो गया x कैंसिल, तो दिस इज नथिंग बट 4v बाय x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये हो गया सरफेस एरिया। अब हम निकालते हैं ds बाई डी एक्स, से हो जाएगा -4v अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इसका डबल डिफरेंशिएशन भी कर लें, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन से ही हमें बाद में चेक करना होता है कि लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा है ना। तो यहीं पे करके रख लेते हैं डबल डिफरेंशिएशन। सो डी डबल डैश, या इसको हम ऐसे लिखते हैं ताकि थोड़ा जगह की यूटिलाइजेशन हो जाए। ये एस डैश ऑफ एक्स हो गया, एस डबल डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, तो दिस इज नथिंग बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 8v अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। ये s डबल डैश हो गया। अब इसके बाद मेरा तीसरा स्टेप क्या होता था, s डैश x इक्वल्स टू 0 करके, s डैश x इक्वल्स टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो -4v अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। So -4v is equal to -2x into x square
माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ 4 और ओ ये v था ना, हाँ 2 2 ज़ 4 माइनस, सो v वॉल्यूम इज बेसिकली x क्यूब, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इज x क्यूब, ये मुझे रिलेशन मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इज x क्यूब। सो यहाँ से मुझे रिलेशन मिला क्या, मेरा क्रिटिकल पॉइंट x है क्यूब रूट ऑफ 2v, मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है x की वैल्यू क्या है क्यूब रूट ऑफ 2v, ठीक है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट को कहाँ पुट करते हैं, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट को कहाँ पुट करेंगे, f डबल डैश x में, यहाँ पुट करेंगे, तो s डबल डैश ऑफ व्हाट, क्यूब रूट ऑफ v, 2v, क्यूब रूट ऑफ 2v, है ना। चलो पुट कर दो, क्या आएगा, सो 8v अपॉन x क्यूब कितना है 2v प्लस 2, सो 2 4 ज़ 8, 4 प्लस 2 6, 6 इज ग्रेटर देन 0, है ना, 6 क्या है, 6 इज ग्रेटर देन 0, दिस implies that s double dash of critical point is greater than 0, that means our critical point is global minima point, क्योंकि s डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आया, मतलब ये हमारा ग्लोबल मिनिमा पॉइंट है, प्रूफ कर दिया हमने, क्योंकि पहले तो हमें प्रूफ करना था ना कि कौन सी वैल्यू पे सरफेस एरिया सबसे मिनिमम हो रहा है, तो इस वैल्यू पे सरफेस एरिया सबसे मिनिमम हो रहा है। अब हमें ये प्रूफ करना है ये वही वैल्यू है जब डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स वेट, y इज हाफ ऑफ x, ये प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ होगा, सिंपल है यार, देखो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला था वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, है ना, तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो ये जो हमने निकाला है ना x इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला, वहां पे पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ले लिया 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इज x क्यूब, सो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज बेसिकली x क्यूब, है ना, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज x क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल, बचेगा x, 2 टाइम्स ऑफ y इज x, सो y इज x बाई 2, हेंस प्रूव्ड, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हमने वॉल्यूम निकाला, स्टेप नंबर 2 हमने सरफेस एरिया निकाला, स्टेप नंबर 3 सरफेस एरिया का ग्लोबल मिनिमा पॉइंट निकाला, कैसे, उसको सिंगल डिफरेंशिएशन किया, उसको डबल डिफरेंशिएशन किया, सिंगल डिफरेंशिएशन के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद डबल डिफरेंशिएशन में पुट किया, उसको प्रूव करने के लिए कि वो ग्रेटर देन 0 है, प्रूव करने के बाद हमने ये तो प्रूव कर दिया कि वो ग्लोबल मिनिमा है, अब उस पॉइंट पे ये प्रूव करना था y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, तो वो इस रिलेशन से, और 2v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस रिलेशन से हमने प्रूव कर दिया। दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम विल कम इन योर एग्जाम। तो समझ में आ गया आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, किसको मिनिमम या मैक्सिमम प्रूफ करना है, उसका डेरिवेटिव निकालो, और उसका सिंगल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, सिंगल डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, डबल डेरिवेटिव से प्रूफ करो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, और उसके बाद लास्ट में f ऑफ x निकालो। करना तो वही है, सेम काम कर रहे हैं हम हर बार, ठीक है। चलिए भाई, तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को भी करना सीखेंगे, तो लेट्स सॉल्व वन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। द क्वेश्चन इज हियर। तो बेसिकली केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन क्या होता है, एक इंग्लिश का जैसे पैराग्राफ रीडिंग वाले क्वेश्चन होते थे ना कि पूरा पैराग्राफ दिया है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सब सॉल्व करो, वही करना है, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ यहाँ दिया है कि सैम्स फादर वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन बनाना है उनको, यूजिंग अ ब्रिक वॉल ऑन वन साइड, एक साइड उनको ब्रिक की वॉल यूज करनी है, बाकी साइड उनको फेंसिंग यूज करना है, और इस फेंसिंग का टोटल लेंथ दिया हुआ है 200 फीट, ओके। तो बेसिकली वो क्वेश्चन क्या, अब ये था आपका पैराग्राफ यानी कहानी, अब कहानी के बाद उस कहानी पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, टू कंस्ट्रक्ट द गार्डन यूजिंग 200 फीट ऑफ फेंसिंग वी नीड टू मैक्सिमाइज व्हाट, वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर। गार्डन का वॉल्यूम होता है क्या, नहीं, गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। मान लो आपने बाउंड्री को एकदम मैक्सिमाइज कर दिया पर इतना पतला सा गार्डन बना दिया, तो क्या आपको उस गार्डन में चलने में मजा आएगा, क्या उसमें आप खेती बाड़ी कर पाओगे, नहीं। अगर आपने लेंथ को मैक्सिमाइज कर दिया कि एकदम लंबी लेंथ वाला गार्डन बना दिया जिसकी कुछ चौड़ाई है ही नहीं, क्या आपको इस गार्डन में मजा आएगा, नहीं, आपको
गार्डन का एक्चुअल यूज आप कब कर पाओगे? जब आप उसके एरिया को मैक्सिमाइज करोगे। जितना बड़ा एरिया आपको मिलेगा उतना यूजफुल आपका गार्डन होगा। सो द राइट आंसर इज वी नीड टू मैक्सिमाइज द एरिया। ये पार्ट 1। पार्ट 2, if x denotes the length of the side of the garden perpendicular to the brick wall, तो ये अज्यूम कर लो कि ये वाली वॉल जो है ये ब्रिक्स वाली वॉल है, इसका परपेंडिकुलर जो साइड है वो x है, ठीक है। y denotes the length of the side parallel to the brick wall, यानी ब्रिक वॉल और उसकी पैरेलल वॉल y है, ठीक है। देन फाइंड द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर क्या होगा? इस पूरे फिगर का पेरीमीटर क्या होगा? सो पेरीमीटर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 टाइम्स ऑफ x। ऑल्सो एक और लॉजिक है पेरीमीटर निकालने का, क्या? पेरीमीटर इज नथिंग बट जो ब्रिक वाली वॉल है प्लस 200 फीट की फेंसिंग, ये आपकी फेंसिंग है ना 200 फीट की। तो बेसिकली दिस पेरीमीटर इज इक्वल टू 200 फीट की फेंसिंग प्लस y। अब इससे आपको क्या रिलेशन मिला? वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो। तो देखो यू आर बेसिकली गेटिंग 2y minus y plus 2x is equal to 200. So y plus 2x is equal to 200. y plus 2x is equal to 200. Option C is your right answer. समझ में आया? दो रिलेशन यूज किया हमने। पहला रिलेशन टोटल पेरीमीटर क्या होगा? 2x plus 2y। दूसरा रिलेशन टोटल पेरीमीटर निकालने का एक और तरीका है कि ब्रिक वाली वॉल प्लस फेंसिंग वाला। तो वहां से हमने एस्टैब्लिश कर लिया x और y का रिलेशनशिप, कर लिया। ये आगे काम आने वाला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द गार्डन एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन a ऑफ x, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डैश। वाह, ये तो आसान सवाल है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लेंथ और ब्रेथ लिया है x और y। अब इससे पहले हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था, है ना? क्या है वो रिलेशन? y इज इक्वल टू 200 माइनस 2x, ये है। इसी रिलेशन को हम यहां यूज करेंगे। सो एरिया विल बी x इंटू वाई, दैट मीन्स x इंटू 200 माइनस 2x। सो दिस विल बी 200x माइनस 2x स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब ऑप्शन ही गलत है। 200x होगा यहाँ पर, सॉरी, देयर विल बी 200x, है ना, क्योंकि एक x भी रहेगा। तो दिस इज हाउ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस y के जगह पे पुट कर दिया y इज 200 माइनस 2x स्क्वायर, है ना, क्योंकि एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये आ गया हमारा एरिया का फंक्शन 200x माइनस 2x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द गार्डन विल बी डैश। अभी हमने निकाला एरिया इज 200x माइनस 2x स्क्वायर, यही था, है ना? हाँ। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले निकालो a डैश ऑफ x। a डैश ऑफ x आया 200 माइनस 4x, है ना। फिर a डैश ऑफ x को 0 रख दो। सो 200 माइनस 4x इज 0। सो x विल बी 200 अपॉन 4, यानी कि 50। तो x की वैल्यू 50 आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करो कि क्या a डबल डैश जो है वो ग्रेटर लेस देन 0 है, क्योंकि मैक्सिमम एरिया निकालना है ना, मैक्सिमाइज करना है। तो अब देखो a डैश x है 200 माइनस 4x, सो a डबल डैश x क्या होगा? माइनस 4। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा? 200 का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस 4x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 4। a डबल डैश इज माइनस 4 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर a डबल डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी आई? 50 इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो बेसिकली a डबल डैश ऑफ x हमने निकाला, माइनस 4 आया, क्योंकि वो लेस देन 0 है, मतलब हमारा ग्लोबल मैक्सिमा है ना। ग्लोबल मैक्सिमा हमें मिल गया, और इस ग्लोबल मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी? a ऑफ 50। मैक्सिमम एरिया क्या होगा? a ऑफ 50, क्रिटिकल पॉइंट।
a ऑफ 50 क्या है? हमारा a है 200x minus 2x square, so this is 200 into 50 minus 2 into 50 का स्क्वायर, ठीक है. So 5 2s are 10, 1 2 3, 10,000 minus 50 into 50 is 2500, है ना, and into 2 is 5,000. So our answer should come 5,000 स्क्वायर फीट, ठीक है. सो ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में. हर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं. बस इस पूरे वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और वीडियो पसंद आया तो भाई एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाएगा, है ना. तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो. एंड थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. सी या.